अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ ISL 201 के रिव्यूज़ शेयर करूंगी और इसमें हमारे पास आपके MCQ शॉर्ट और लॉन्ग सेम आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो MCQs हैं वो यहाँ पे गिवन है। मोस्टली MCQs जो थे वो आपके पास्ट पेपर से आए हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स के पास्ट पेपर से नहीं भी आए हुए थे, लेकिन मोस्टली के जो थे वो क्या थे, पास्ट पेपर से ही आए हुए थे। तो मतलब आपने अगर ISL 201 की प्रिपरेशन करनी है तो आप जो अपने पास्ट पेपर्स के MCQs हैं उनको तो कंफर्म प्रिपेयर कर लें, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है आपका 50% जो होता है वो MCQs पे आपका कंसिस्ट करता है पेपर। अगर आपके MCQs अच्छे हैं तो आपके अच्छे ग्रेड्स अचीव हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद MCQs यहाँ पे जो गिवन है वो है नंबर ऑफ स्केयर्ड मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे ये गिवन भी है बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये कितने हैं, नंबर ऑफ स्केयर्ड मंथ्स 4। उसके बाद है हमारे पास जियोग्राफर्स के बारे में पूछा था, मतलब जियोग्राफर्स कौन कौन से थे। फादर एंड मदर ऑफ मैनकाइंड, एंजल हु राइट आवर डीड्स, ठीक है। एंजल के नेम आपने बताने होंगे। ये सारे MCQs हैं, ठीक है। MCQs गिवन होंगे। और यहाँ पे है वही जो प्रॉफिट के पास लाते हैं उन एंजल का नेम क्या है, ठीक है। या जो एंजल, हर एंजल जो है उसका काम क्या है, ठीक है, वो आपने इसको याद करना है। और ये जस्ट आपके पास MCQs में आएंगे। उसके बाद है थर्ड चैप्टर ऑफ सही बुखारी। थर्ड चैप्टर ऑफ सही बुखारी आपके पास कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है ये, यहाँ पे आंसर इसका है नॉलेज। जो थर्ड है आपके पास वो सही बुखारी का नॉलेज है। फर्स्ट रेवलेशन है, सेकंड बिलीव है एंड थर्ड नॉलेज है, ठीक है। ये आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये सही बुखारी के चैप्टर्स ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका कहीं ना कहीं आ सकता है कि आपका फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है या फिर थर्ड क्या है। क्लियर। उसके बाद आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन थे कुछ स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके किस टाइप के आ सकते हैं यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने, किस टाइप के आ सकते हैं या किस मार्क्स के आ सकते हैं, मतलब कितने मार्क्स के आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, अल-अनाम आयत 78 की ट्रांसलेशन आई थी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो भी स्टूडेंट्स ने लिखे थे मैंने वही आपके क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया है। क्लियर। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप इग्नोर करें। और उसके बाद है हमारे पास मर्सी के सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड है फॉरगिवनेस की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन भी आपको करनी होगी फॉरगिवनेस की डेफिनेशन। और बेनिफिट्स सोसाइटी इस्टेब्लिशिंग सोसाइटी, बेनिफिट सोसाइटी के क्या क्या होते हैं जब आपने कोई भी करनी है, सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है। तो मतलब आपकी कोई भी सोसाइटी है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब इसकी आई होगी, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्स आपको दी जाएगी, आपने क्या करनी है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है। राइट वर्स और हदीस अबाउट ब्रदरहुड, ब्रदरहुड के बारे में आपने कोई भी हदीस लिखनी है या फिर कोई वर्स लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। चंद एक लिखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मतलब आप 8 से 9 लिखते हैं। क्लियर। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतने ही लिखते हैं, 4-5 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मतलब मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ लिमिट। मिनिमम 4-5 लिख ले, मैक्सिमम 8-9 लिख ले, बट ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना आपने क्वेश्चंस को, जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है हदीस की करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हदीस है आगे वो डिफाइन कर रहा है। कौन सी हदीस है, हुज नॉट मर्सी टू यंग मैन, ये आपके पास कोई हदीस आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। इसकी आपने क्या करनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ये आपके पास हदीस गिवन होगी। ये आई थिंक फुल हदीस नहीं है और आपने क्या करना है, इसकी फुल हदीस की करेक्टरिस्टिक्स को याद कर लेना है। उसके बाद है आपके सोशल लाइफ के प्रिंसिपल्स, सोशल लाइफ के आपके क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक आयत गिवन थी, मतलब आयत गिवन थी तो उसकी ट्रांसलेशन करनी थी। कारून कौन था, कारून के बारे में पूछा जाएगा कि वो कौन था, तो फिर इसको आपको डिफाइन करना होगा। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होगा, आंसर आप उर्दू में भी कर सकते हैं, रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं। रोमन उर्दू ये है जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन रोमन उर्दू ऐसी हो, अगर आपकी मैसेज टाइपिंग अच्छी है
तब समझ आ जाती है सबको, तो फिर आप उसको रोमन उर्दू में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपकी मैसेज टाइपिंग मतलब ठीक नहीं है, आपके स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग आपको लिखने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ ऐसा इशू होता है, तो फिर बेटर ये है कि वो इंग्लिश में ही पेपर अटैम्प्ट करें और इंग्लिश में ही स्पेलिंग याद करें। नेक्स्ट है आपका रोट ऑफ इफ़ा। रोट ऑफ इफ़ा ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा है। आगे नॉलेज की डेफिनेशन है, पनिशमेंट फॉर नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब क्या क्या है पनिशमेंट आपको दी जा सकती है जब आप सोशल लाइफ के रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते। उसके बाद डिवाइन ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो डिवाइन है उसको आप क्या होगा लिखना होगा। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं। मोस्टली एमसीक्यूज पास्ट पेपर से थे, ये तो लाइन पहले हो चुकी। यहाँ पे इस बच्चे के मोस्टली क्या थे, पास्ट पेपर से थे। हो सकता है आपके पास्ट पेपर से ना हो, लेकिन मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स के पास्ट पेपर से ही थे, तो आपने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज अच्छे प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट है एंगर पर हदीस थी। अब एंगर पर, और उसका आपने क्या करना होगा, या फिर आपने ट्रांसलेशन करनी होगी या फिर आपने क्या करनी होगी, उसको डिफाइन करना होगा, उसको आपने मतलब डिटेल्स उसकी बतानी होगी। उसके बाद है सोसाइटी के अबाउट, इसका क्वेश्चन था वही सोसाइटी के इम्पैक्ट हो सकते हैं, ऊपर भी ये आया हुआ है। हाउ अ पर्सन इज गुड टुवर्ड्स हिज रिलेटिव, राइट हदीस। अब इसके बारे में आपने हदीस लिखनी है और ये हदीस आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगी, इजीली आपको गिवन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। What advice Prophet peace be upon him give to his companion when he visits other regions for sale of preaching? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपने कंपेनियंस को एडवाइस की, ठीक है, किस मौका पर, जब वो क्या कर रहे थे, सेल ऑफ प्रीचिंग कर रहे थे। ठीक है, सेल कर रहे थे दूसरे रीजन्स में, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी एडवाइस की थी आपने एज इट इज़ वो क्या करनी है, यहाँ पे लिख देनी है। और एक बात है, जो आपकी ट्रांसलेशन होगी, जो आपके कॉल होंगे, या जो किसी ने मतलब अब जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आपने फरमाया, तो वो जो आएंगे वो आपने अंडर कॉमास में वो चीज़ करके लिखनी है। ठीक है, अगर लाइक यही है ना, तो आपने ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं साथ, यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड कॉमास यहाँ और साथ में यहाँ पे इसको ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इब्ने अदरीसी के बारे में एक लाइन लिखें, तो आपने एक लाइन में ही बता देना है कि इब्ने अदरीसी कौन थे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, विच सूरा एक्सप्लेन्स द बेसिस ऑफ सोसाइटी। अब ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट भी आ सकता है और आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। आंसर इसका यहाँ पे गिवन है सूरह अल-नसर। ब्रदरहुड पर कोई वर्स या हदीस बताएं, ये भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि रेपिटेशन में आ रहे हैं, मतलब अगर आप ये भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, आयत को ट्रांसलेट करें। आयत यहाँ पे गिवन थी सूरत तौबा की 111 आयत। ठीक है, तो उसको क्या करना था, ट्रांसलेशन उसकी करनी थी। और यहाँ पे है राइट 3 चैप्टर्स ऑफ सही बुखारी। ये हमने एमसीक्यूज पे किए कि सही बुखारी के हमारे पास जो 3 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, एक आयत लास्ट चैप्टर से आई थी, मतलब लास्ट चैप्टर से आपका लॉन्ग आ रहा है तो वो आपको करना होगा। अल इमरान की आयत 134 थी, जिसको आपने क्या करना था, या इसकी ट्रांसलेशन भी करनी होगी क्योंकि ये लॉन्ग में आया है, इसकी आपने ट्रांसलेशन भी करनी होगी और इसकी आपने डिटेल्स भी लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास राइट्स ऑफ वन मुस्लिम ऑन एन अदर। एक मुस्लिम के दूसरे मुसलमान पे क्या राइट्स हैं, ये आप मतलब जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, यहाँ पे आप ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना अपनी वर्डिंग में लिखें आपके, ताकि अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे फिर बेटर ये होगा कि आप दूसरी बुक्स में भी अपनी वर्डिंग में लिख सकेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको एक्सप्लेन करने आ जाएंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं तो हाई सेमेस्टर्स में जाके आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। मतलब आपको कोई भी चीज़ इस तरह रटा नहीं मारनी पड़ेगी, आपको जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत कम टाइम लगता है और रटा मारने में ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप नोट करें तो। लेकिन हमें रटा ज़्यादा ईजी लगता है इसलिए हम वो रटा लगा लेते हैं। तो बेटर ये है कि आप जस्ट अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आओ जहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट्स को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेंडर ऑफ किंडर ड्यू टू हिज डीड्स। अब इसका क्या आंसर है ये आप अपने सिलेबस में से देख लीजिएगा, मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। एक हदीस की एक्सप्लेनेशन,
यहाँ पे भी एक हदीस आ रही है, ठीक है, हदीस आएगी, आपने उसकी ट्रांसलेशन भी लिखनी होगी और उसकी क्या लिखनी होगी, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी। नॉलेज पर 2 वर्सेस आई थी, वर्सेस की ऑब्वियसली आपने ट्रांसलेशन भी लिखनी होगी और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी। या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि नॉलेज पर 2 वर्स लिखें, तो आपको 2 वर्सेस लिखनी होंगी नॉलेज पर, या ये आएगा कि 2 वर्सेस गिवन होंगी और आपके पास एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन मांगी जाएगी। जब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली इसको नहीं मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है वालदैन की इताअत पर 2 वर्सेस लिखें। तो वालदैन की इताअत पर जो 2 वर्सेस हैं वो आपने लिखते नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास अल असर 4 मेन फैक्टर। अल असर सूरा में जो 4 मेन फैक्टर डिफाइन है जो आपने पढ़े हैं, आपने वो लिखने हैं। नेक्स्ट है ब्रदरहुड फैक्टर। ब्रदरहुड फैक्टर के बारे में पूछा गया कि ब्रदरहुड फैक्टर क्या होता है। अब ये लॉन्ग है तो लॉन्ग का आप कोशिश करें, अब जैसे ये पूछा गया ब्रदरहुड फैक्टर, तो कोशिश करें इसका जो आंसर है ना वो आप 15 to 20 लाइन्स में दें। मतलब अगर आपका डिपेंड करता है, अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश करें आप 3 से 4 लाइन्स में उसका आंसर क्लियर कर दें। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप फिर 6 से 7 लाइन्स पे जाएं। और अगर आपका 5 लाइन पे का क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप 15 से 20 लाइन्स पे जाएं। क्लियर? इस तरह आपने अपना सारा पेपर कंसेप्ट करना है। बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जितने भी मतलब आपके रह गए हैं उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।